स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्मरण शक्ति की कुंजी अपने हाथ में। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भुलक्कड़ लोगों को प्रायः यह शिकायत रहती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, इसी कारण कोई बात देर तक याद नहीं रह पाती। पर कई बार विकसित मस्तिष्क में भी यह कमी नजर आती है। तब अचंभा होता है कि आखिर यह विरोधाभास कैसा। इतनी विकसित बुद्धि और विस्मृति दोनों साथ साथ कैसे रह सकती हैं? निश्चय ही कारण कुछ और है। यह तथ्य तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब भुलक्कड़ विद्वानों, वैज्ञानिकों और मनीषियों का प्रसंग सामने आता है। प्रसिद्ध कवि निराला के बारे में भी एक ऐसा ही प्रसंग है। एक दिन वे लीडर प्रेस से रॉयल्टी के पैसे लेकर महादेवी वर्मा के पास चले जा रहे थे। ठंड का समय था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि सड़क के किनारे सर्दी से कांपती एक बुढ़िया दिखाई पड़ी जो याचक भाव से उन्हीं को देख रही थी। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने न सिर्फ रॉयल्टी के सारे पैसे उसे दे दिए, वरन ठंड के निवारण के लिए अपना कोट भी उतारकर उसके ऊपर रख दिया और महादेवी के घर चले गए। किंतु 4 दिन बाद वे यही भूल गए कि उनके कोट का क्या हुआ। उसे ढूंढते हुए महादेवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने तो अपना कोट दान कर दिया है। विद्वान दार्शनिक हक्सले यदाकदा यह बिल्कुल ही भूल जाते थे कि घर से किस प्रयोजन के लिए वे निकले थे और जाना कहाँ था। एक बार वे अपने शहर से दूर किसी अन्य शहर के एक समारोह में आमंत्रित थे। ट्रेन वहां देर से पहुंची। जब तक स्टेशन पर आए, अगवानी करने वाले लोग जा चुके थे। दार्शनिक महोदय बाहर खड़े एक तांगे में सवार हुए और चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद तांगे वाले ने जब उनसे पूछा कि जाना कहाँ है, तो वे असमंजस में पड़ गए। बहुत स्मरण किया पर याद नहीं आया कि जाना कहाँ है। अंततः वे उसी तांगे से स्टेशन लौट आए और वापसी वाली गाड़ी से घर चले गए। इसी प्रकार प्रख्यात अमेरिकी विद्वान ड्वाइट मारो के बारे में विख्यात है कि एक बार वे रेल में सफर कर रहे थे। गाड़ी के कुछ मील आगे बढ़ने पर टिकट चेकर आया और उनसे टिकट दिखाने का आग्रह किया। मारो महाशय ने अपने कोट पैंट की जेबें टटोली, सारा सामान उलट पलट डाला पर टिकट नहीं मिला। टिकट चेकर उन्हें भली भांति जानता था। उसने कहा, परेशान न हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर यदि मिल जाए तो हमें दिखा दें। उनने कहा, शायद वह टिकट अब न मिले, अतः आप मुझे दूसरा टिकट बना दें, क्योंकि गेट पार करने के लिए टिकट जरूरी है। यहाँ आप छोड़ देंगे तो बिना टिकट वहाँ पकड़ा जाऊंगा। अंततः दूसरे टिकट पर ही उनने यात्रा की और गंतव्य तक पहुँचे। आश्चर्य है कि इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं थी। उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता था। कई बार तो वे अपना बहुमूल्य सामान ही भूल जाते थे। इसी कारण से बाद में यात्रा के दौरान अपने नौकर को भी साथ रखने लगे। टिकट और सामान उसी के जिम्मे रहता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन भी इस विस्मृति दोष से नहीं बच सके। एक बार वे टहलने के लिए निकले। जब लौटे तो इतने थक चुके थे कि कुछ आराम की आवश्यकता महसूस की, पर वे इस समय किसी चिंतन में इतने लीन थे कि यही याद नहीं रहा कि वॉकिंग स्टिक को बिस्तर पर रखकर उसकी जगह स्वयं कोने में खड़े हो गए हैं। बाद में गलती का बोध तब हुआ जब उनकी पत्नी ने उन्हें एहसास कराया। दूसरी ओर छोटी आयु के बालक और साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी कई बार ऐसी विलक्षण स्मृति का प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें असाधारण स्मृति का धनी समझा जाने लगता है। स्कॉटलैंड के जमील मोगल नामक बालक ने 5 वर्ष की उम्र से कुरान कंठाग्र करना प्रारंभ किया
और 3 साल के अंदर अंदर पूरी कुरान कंठस्थ कर ली। अन्य क्षेत्रों में बालक की प्रतिभा औसत स्तर की थी। इस प्रकार के उदाहरणों से इस प्रकार तीक्ष्ण बौद्धिक और कल्पना शक्ति को दर्शाने वाले साहित्यकारों और दार्शनिकों के बारे में यह कहना कि उनकी याददाश्त कमजोर थी उचित न होगा। सच्चाई तो यह है कि अपने गंभीर चिंतन के आगे छोटी मोटी बातों और घटनाओं पर वे समुचित ध्यान न दे पाए। यही इसका मूल कारण हो सकता है, क्योंकि जिस मस्तिष्क ने अपनी अद्भुत सृजन क्षमता के आधार पर नई नई खोजें और रचनाएं की, उसकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होगी, यह बात गले नहीं उतरती। दूसरी ओर जीवन भर सामान्य बने रहने वाले लोग अपनी एकाग्रता और रुचि के आधार पर विस्मयकारी स्मृति का परिचय देते हुए देखे जाते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि स्मृति के संदर्भ में सभी का स्तर समान होता है। कोई यदि तीव्र स्मरण शक्ति प्रदर्शित करता है तो यह उसकी एकाग्रता का प्रतिफल है, और कोई यदि इसके मंद होने की शिकायत करता है तो यह कहा जा सकता है कि उसने घटना के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि मस्तिष्क की एक विशेष प्रवृत्ति तथा प्रकृति है कि वह देखी हुई सारी घटनाओं अथवा बातों को याद नहीं रखता। यहाँ वह चयन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। जो घटना उसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जान पड़ती है, उसे रखकर शेष को छोड़ देता है। अब प्रश्न है कि यह चयन प्रणाली किस प्रकार काम करती है? मस्तिष्क महत्वपूर्ण व गौण विषयों का निर्णय कैसे करता है? इस संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहां वह व्यक्ति रुचि व मनोयोग का सहारा लेता है एवं देखता है कि उसका रुझान किन बातों व घटनाओं की ओर है। इतना निश्चय कर लेने के उपरांत वह संबंधित घटनाओं को सुरक्षित रखकर बाकी को विस्मृत कर देता है। इस प्रकार रुझान के अनुरूप स्मृति विस्मृति का आधार खड़ा होता है। इतना समझ लेने के बाद किसी को यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि किसी बात को मस्तिष्क में अधिक समय तक धारण किए रहने की क्षमता उसमें कम है। जहां ऐसा प्रतीत हो, वहां विषय के प्रति गंभीरता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इतने भर से कमी को दूर किया जा सकता है एवं स्मरण शक्ति को तीक्ष्ण भी। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।